1918 को अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर के हमारे मूल निवासी लोगों ने संभाजी और शिवाजी महाराज की हत्या का बदला लिया और पेशवाओं को राज को ध्वस्त करने का काम किया। तो तिलक के दिमाग में वो टीस बनी हुई थी कि पेशवाओं का राज चला गया। पेशवाओं ने गले में मटका पीछे झाड़ू बांधने का काम किया। या पूरे देश में मटका झाड़ू नहीं बजता था, पूना में बजता था जहां पेशवाओं का राज था। उस राज को तिलक फिर लाना चाहते थे, उस राज को लाना चाहते थे तिलक फिर से। तो ये तो पहले से तय था आजादी की लड़ाई में ब्राह्मण की आजादी है। सरदार पटेल का तो केवल इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किसान जुड़ता कैसे, बैकवर्ड जुड़ता कैसे। गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात एक समय भूल गए। तब भूल गए जब सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाना हुआ, तब भूल गए, बाकी हमेशा याद। और बहुमत था सरदार पटेल को कांग्रेस में। जेबी कृपलानी ने लिखा, मैं तो पर्ची नहीं देना चाहता था, मैं तो यंत्रवत काम कर रहा था, गांधी जी ऐसा निर्देश दे रहे थे, वैसा बस नहीं लिया। सरदार पटेल ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि ये ना हो बाद में कि नहीं कृपलानी ने दिया और इन्होंने वापस ले लिया। सरदार पटेल भी गांधी जी को नंगा करना चाहते थे कि भाई सब देख लो, गांधी जी की मर्जी से ही मैं नाम वापस ले रहा हूं। तो गांधी जी ने वो पर्ची, सरदार पटेल समझ गए, क्योंकि गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा, नेहरू जी समर्थन सरदार के फेवर में है, क्या करें। नेहरू जी चुप रहे और गांधी जी सब समझ लिए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि गांधी पहले ही बयान दे चुके थे। क्यों नहीं बनने दिया? आधी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, आधी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए जब सरदार पटेल जीवित थे तो उनका साथ सहयोग लेकर के कांग्रेस वालों ने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना दिया। और आज सरदार पटेल नहीं है, आज बीजेपी वालों ने हल्ला मचा मचा कर लोहा लाओ, हम सरदार की मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, और लोहा ला करके और सरदार पटेल को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये हल्ला मचा करके इनका उनके सरदार पटेल के समाज का समर्थन लेकर के फिर अपनी सरकार बना ली। तो जब सरदार पटेल जीवित थे मुकर गए थे, मगर बाबा साहब की कोशिशों की वजह से आज इतना हुआ। संविधान सभा में भी टिकट नहीं दिया, तो जो संविधान सभा में टिकट नहीं दिया वो नहीं बना सकते। तो दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इस बात पर है। अधिकार आदिवासी के नाम, बिरादरी के नाम पर कौन सा अधिकार? जब अधिकार बिरादरी के नाम पर है, अधिकार बिरादरी के नाम पर नहीं है, अधिकार ओबीसी के नाम पर है, नेता बिरादरी इसीलिए नहीं मिल रहा। तो बिरादरी का नेता बिरादरी में आता, कहता सब बिरादरी आगे चले, हमारी बिरादरी पीछे रह गई है, चलो हमारे पीछे आगे ले चले। आदमी सोचता है आगे ले जाएंगे नेताजी। समाज बिरादरी नेताजी के पीछे पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे पीछे। बिरादरी नेताजी के पीछे पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे पीछे। जो 27-28 मिनिस्टर बनाए गए, वो कभी दिल्ली में बैठकर कोई काम किया बैकवर्डों के लिए? ऐसी कोई जानकारी अखबार में छपी? दिल्ली में बैठकर आवाज ही नहीं उठाया। प्रोफेसर साहब कह रहे दिल्ली में बैठकर काम करने के लिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया, समाज में प्रचार करवा करके वोट लेने के लिए उनको मंत्री बनाया गया कि तुम्हारी बिरादरी का मंत्री बना दिया, तुम्हारी बिरादरी का मंत्री बना दिया, और अधिकार खत्म। किसी को 52% मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पूरा रोने के बाद में फिर कहा, अध्यक्ष जी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। कुछ अपवाद के नेताओं को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं किया, और किसी ने ये नहीं कहा महोदय चलो आप इनको देना ही चाहते हो दे देना, पहले ओबीसी का 52% क्लियर कर दो, बाद में इनको दे देना। लोग अंदर समर्थन करके आए, बाहर विरोध के प्रदर्शन में शामिल हो गए। ऐसे जो बिन पेदी के नेता हम लोगों ने बनाए हैं, जिनको हम बहुत बड़का आदमी मानते हैं, वो जो बिन पेदी के लोटा हैं, उनसे कोई काम हल होने वाला नहीं है। जिस लोटे में पेदी होगी वही स्थिर रहेगा, तभी काम होगा। बिन पेदी का लोटा किधर भी लुढ़क जाता है, उससे कोई हल होने वाला नहीं है। तो ये जो जाति का नशा चढ़ा है,
ये जो जाति का भूत सवार है, इस भूत को उतारना पड़ेगा। नेता चुनना है तो समाज का चुनो, जाति समाज नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और सब मिला के 85% मूल निवासी तो जो आपके हक की लड़ाई लड़े, जो आपका हक बोल सके, वैसा नेता चुनो। ऐसा नेता मत चुनो जो वहां जाके गूंगे बहरे हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट हुआ तो लिखा, पूना पैक्ट की वजह से दलाल पैदा हो गए, चमचे पैदा हो गए, भड़ोए पैदा हो गए, कुत्ते पैदा हो गए। और ये कुत्ते भौंकने वाले नहीं है, काटने वाले नहीं है, ये तलोए चाटने वाले और दुम हिलाने वाले कुत्ते पैदा हो गए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। और लिखा ये मालिक की मर्जी के बगैर मुंह ही नहीं खोलते। अगर इनको जमाई ना आए, मुंह नहीं खोलते मालिक की मर्जी के बगैर। चलो शेड्यूल कास्ट के ऊपर पूना पैक्ट लागू हो गए, शेड्यूल कास्ट के विधायक सांसद मुंह नहीं खोलते, समझ में आता है। ओबीसी के लोग तो जनरल सीट से जीत के जा रहे हैं, वो तो किसी के ऊपर मोहताज होके नहीं जा रहे, जनरल सीट पे जीत के जा रहे हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे वहां? उनको तो बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल रहे? उनको पार्टी लेवल पर गुलाम बना दिया। दल बदल कानून आ गया। अगर आपका अपना विचार रखोगे, पार्टी आपके विचार से सहमत नहीं है, आपको पार्टी की, आपको लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। पार्टी की लाइन पर ही आपको विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग करना है। पार्टियां उनकी और हमारे लोग सांसद जब यहाँ आते क्या कहते, अरे बिरादरी है, वोट दे दो, पिछड़े हैं वोट दे दो। जब वहां जाओगे, जो बीप जारी करेगा अध्यक्ष, उसके खिलाफ वोट कैसे डालोगे? ओबीसी के समर्थन में, एससी के समर्थन में नहीं डाल सकते, तो उनको गुलाम बना दिया। हमारे कुछ लोगों ने पार्टियां बनाई कि तुम अपनी पार्टी में लड़ने नहीं देते, हम अपनी पार्टी बनाए, और बनाए तो लड़े भी, खूब लड़े। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज सीबीआई का फंदा गले में आ गया। आज जब सीबीआई का फंदा गले में आ गया है तो समस्या पैदा हो। तो जो बचे थे, जो उनकी पार्टियों में है, उनको तो कानून बनाकर नहीं बोलने दिया, और जो अपनी पार्टियां बनाए हैं बैकवर्डों के नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता, वो चुप क्यों है? क्योंकि डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं। इलेक्शन के समय उनको ईवीएम याद आती है, इलेक्शन के बाद ईवीएम याद नहीं आती कि वो डरे हुए हैं। और जो डर गया वो मर गया, ऐसी देसी कहावत है। शरीर से तो जिंदा ही है, लेकिन जब लड़ाई नहीं लड़ सकता तो मन से मर गया। और जब मर गया तो मरे हुए लोग लड़ाई कैसे लड़े? जिंदा लोग लड़ाई। लेकिन हमारे लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, जो मन से मर गए हैं वही लड़ाई लड़े। हमारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो मन से मर गए वो लड़ाई लड़े। वो कैसे लड़े? वो डर गए हैं। जो डर गए वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इसीलिए आज जो इतना हावी है आरएसएस और जो वो लोग हावी हैं, उसका कारण ये है कि जो विपक्ष है वो बुरी तरीके से डरा हुआ। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में पूरा का पूरा तोड़ लिया गया, पूरी पार्टी तोड़ लिया गया, सरकार गिरा दी। हालत कितने खराब। ये स्थिति पैदा हो गई, और ये हमारी वजह से पैदा हो गई, क्योंकि हम जाति धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से पैदा हो गई। जाति का नशा चढ़ा, धर्म का नशा चढ़ा। हमारे कुछ लोग क्या कहते हैं गांव देहात में, ओबीसी के लोग, अरे भले महंगाई बढ़ गई है, मुसलमानों को थोड़ा टाइट तो किया ही है ना, मुसलमानों को थोड़ा ठीक किया है ना। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। हमारी गिनती नहीं हो रही है, हमको भागीदारी नहीं मिल रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, पढ़ाई चौपट हो रही है, खेती किसानी चौपट हो रही है, सब चौपट हो रहा है। उसकी चिंता हम नहीं कर रहे, हम मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, धर्म की चिंता कर रहे हैं। चिंता तो किया था 92 में, 52% को 27% मिला, 27% में क्रिमिनल लग गया। आज तक नहीं कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि जब लड़ाई लड़ने का समय था तो हम बाबरी मस्जिद गिराने में बिजी थे हमारे लोग। जब मंडल की लड़ाई लड़ने का समय था, अगर मंडल की लड़ाई के लिए संसद भवन घेरते और कहते 52 को 52 दो, नहीं तो नहीं हटेंगे यहां से, मिल गया होता। लेकिन जब बाबरी मस्जिद घेरा तो ताकत तो है ही, ताकत तो है ही। जिस दिशा में जाओगे काम वही होगा ना।
अगर अपने अधिकार के लिए गए होते तो आपके बच्चों को अधिकार मिलता। आप अपने अधिकार के लिए नहीं गए, पंडितों के लिए एक और मंदिर बनाने के लिए गए तो वो हो गया, बाबरी मस्जिद गिर गई, मंदिर अयोध्या में बन गया, लेकिन ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल किया गया। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि तुम लोग कितनी भी लड़ाई लड़ लो, पंडित लोग तुमको घंटा बजाने के लिए भी वहां रखने वाले नहीं है। नहीं रखा। विनय कटियार बहुत बड़े नेता थे, कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे, उमा भारती बहुत बड़ी नेता थी, परवीर तोगड़िया बहुत बड़े नेता थे, रितंबरा बहुत बड़ी नेता थी। रखा क्या ट्रस्ट में किसी को? किसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। ब्राह्मणों को रखा क्यों? परवीर तोगड़िया तो जान बचाकर भागे, कहा आरएसएस वाले हमारी हत्या कर दे रहे थे, तो भागे जान बचाकर। विनय कटियार कहां चले गए पता ही नहीं चला, लापता हो गए। पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो, इनका समर्थन लेकर के शासन करो और फिर इनका ही सत्यानाश करो, इनको उठाकर फेंक दो। ये जो नीति चल रही है, इस नीति को भी समझना पड़ेगा। देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी विपक्षी पार्टी मुसलमान की नहीं है, एक भी सत्ता पक्ष की पार्टी मुसलमान की नहीं है। तो खतरा मुसलमानों से कहाँ है? जहां से संसद है, जहां से कानून बनता है, वहां ब्राह्मणों का कब्जा है। जहां से कानून पर अमल होता है, वहां पर भी 80% नौकरियों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और जहां से न्याय मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां की तो नीति ही निराली है। बाबू बनने के लिए परीक्षा देना है, जज बनने के लिए परीक्षा नहीं देना है। मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को देख लेते हैं और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को देख लेते हैं। भाई भतीजावाद से एक जाति के लोगों का वर्चस्व है, एक जाति का कब्जा। हमारे लोग भड़काया जाता, यादव सब कब्जा कर लिए, सब कब्जा कर लिए। कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में यादव? कितने हैं हाई कोर्ट में यादव? समझना पड़ेगा। हमको आपस में लड़ाना चाहते, और चलो अगर ये तुम्हारी बात सही है तो तुम इसके प्रमाण लाओ, जाति आधारित गिनती करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डर रहे हो जाति आधारित गिनती से? यादव लोग तो जाति आधारित गिनती की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो नहीं विरोध कर रहे हैं जाति आधारित गिनती का। विरोध तो पंडित कर रहा है, क्योंकि पंडित को पता है जाति आधारित गिनती होते ही पोल खुल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि इस देश में किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। ये बात सबके सामने जाति आधारित गिनती से आ जाएगी। इसलिए ब्राह्मण टीवी अखबार में प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित गिनती से जातिवाद बढ़ेगा। कैसे जातिवाद बढ़ेगा? आप बताओ, आप लोग इतने लोग हो, जाति जाति के नाम पर कोई दंगा हुआ आपके आजमगढ़ में लोग में? हुआ? कोई जानकारी है? नहीं हुआ। जाति जाति के नाम पर कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। लेकिन धर्म के नाम पर हुआ कि नहीं हुआ? धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, इसके बाद भी धर्म के आधार पर गिनती करने में दिक्कत नहीं है तुमको? उससे धर्मवाद नहीं बढ़ रहा है। भाषा के आधार पर गिनती करने में दिक्कत नहीं है, क्षेत्र के आधार पर गिनती करने में दिक्कत नहीं है, और जाति के आधार पर गिनती करने में दिक्कत है। ये दिक्कत इसलिए है, इससे पंडितों की पोल खुल जाएगी, और जब पोल खुल जाएगी तो 52% ओबीसी कहेगा पंडित जी 75 साल से मूर्ख बन लिए, अब नहीं बनना। 75 साल से मूर्ख बन लिए, अब नहीं बनना चाहिए। तुम्हारे पीछे हम, हमारी संख्या के आधार पर तुम राज कर रहे हो और हमें ही कुछ नहीं दे रहे हो, अब हम नहीं बनना चाहते, मूर्ख नहीं बनना चाहते, तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। ब्राह्मणों को पता है कि जो उनकी शासन सत्ता व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी जिस दिन जाति आधारित गिनती आ गई। तो इसलिए वो नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते। जातिवाद बढ़ेगा इसके लिए नहीं करना चाहते। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमको ये करवाने की जरूरत, क्योंकि हम 52% हम किसी टीवी अखबार के मोहताज है। SC ST के लोग तो हमसे ज्यादा हमारी बोली बोल रहे हैं, अगर उनको मिला लिया जाए तो 90% है। अगर हम अपनी बोली बोले, किसी मीडिया की जरूरत है? अगर हर आदमी हमारा अपनी बोली बोले, हमको अपनी बोली बोलना आना चाहिए। लोकतंत्र में बोली नहीं चलती, बोली चलती है, और हमको अपनी बोली बोलते आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय समझ रहे थे कि वो हमको शेड्यूल कास्ट तक सीमित करना चाहते हैं, लेकिन जब ओबीसी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लखनऊ में मिले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस दिन ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग एक हो गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी
गर्व महसूस करेंगे। और आर्य चंदापुरी ने बिहार में रैली बुलाने का काम किया, तुरंत प्रतिक्रिया हुई, नेहरू ने पत्थर फेंकवाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किया और उस रैली को विफल करवाने का काम किया। तब वो विफल कर सकते थे, ओबीसी के लोग भी कम जागृत थे, शेड्यूल कास्ट के लोग भी कम जागृत थे, लेकिन आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा आज जो लड़ाई लड़ रहा है, इसको विफल करने की औकात ब्राह्मणों में नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे भी और लड़ाई जीतेंगे भी। अभी जो हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद किया जाति आधारित गिनती को लेकर, तो भारत बंद किया, बिहार में गिनती का फैसला लेना पड़ा, भाजपा के समर्थन से सरकार है, भाजपा वाले चुप रहे, वो विरोध नहीं कर पाए बल्कि समर्थन कर दिए, क्योंकि विरोध करते तो और ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती। महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने कहा कि गिनती होनी चाहिए, बीजेपी वालों को लगा अरे बिहार में हमारे समर्थन से सरकार थी, हम नहीं रोक पाए, महाराष्ट्र में तो शरद पवार के समर्थन से ही उद्धव ठाकरे की सरकार है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जाति आधारित गिनती महाराष्ट्र में भी फैसला हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार गई। जाने के पीछे का जो बड़ा कारण है वो जाति आधारित गिनती का कारण है। तो हमको समझने की जरूरत है, इस बात को हर ओबीसी तक पहुंचाने की जरूरत है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाए, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? ज्यादा दिन तक खैर नहीं बना सकती, एक दिन तो नंबर आ ही जाएगा उसका। हम अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ये जो अभियान चलाया जा रहा, अभी 25 मई को भारत बंद किया तो इतना असर हुआ, अभी 3 महीना तैयारी करेगा, अक्टूबर में फिर भारत बंद, और 3 महीना तैयारी करेंगे, 500 जिले में कार्यक्रम लगाएं, 5000 तहसीलों में कार्यक्रम लगाएं और संगठन तैयार करेंगे, ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जितना बड़ा संगठन, जितना बड़ा भारत बंद 25 मई को हुआ था, उसका 10, 20, 50 गुना ज्यादा बड़ा भारत बंद अगली बार करने का काम करेंगे। तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, या तो वो दिल्ली छोड़ देंगे, या तो दिल्ली छोड़ देंगे, या तो जाति आधारित गिनती कर लेंगे। दो में से एक काम तो अब करना ही पड़ेगा, बगैर किए फुर्सत नहीं है, अब करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार मैदान में है। इसका संगठन ज्यादा से ज्यादा बनाने की जरूरत है, इसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा बनाने की जरूरत है। जिले से लेकर तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक संगठन बनाने की जरूरत है। जितना संगठन बनाओगे उतनी ताकत निर्माण होगी, जितनी ताकत निर्माण होगी उतना लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे कुछ लोग निराश हो रहे हैं, क्या कहें, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बीजेपी जीतती है, अभी कैसे कुछ होगा? कैसे बीजेपी जीतती है, कैसे कुछ होगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं आप इतना बड़ा आंदोलन चलाते हो, इतने लोगों को इकट्ठा करते हो, वोट आपको निकलते ही नहीं। अरे वोट तो ईवीएम से नहीं निकलते और बीजेपी को वोट ईवीएम से निकल रहे। तो ईवीएम विधानसभा में उनको बहुमत दे सकती है, ईवीएम लोकसभा में उनको बहुमत दे सकती है, ईवीएम समाज में उनको बहुमत नहीं दे सकती है। समाज में अगर हम काम करेंगे तो हमारा बहुमत होगा, और जब समाज में हमारा बहुमत होगा तो दुनिया के बहुत सारे देशों में बड़े से बड़े तानाशाहों को सबक सिखाने का काम जनता ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती कि फिर चुनाव आएगा तब देखेंगे, तुरंत ही सड़कों पर निपटने का काम करती है। तो ये जो तैयारी चल रही है, जन आंदोलन की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में 52% ओबीसी है तो कम से कम 52 करोड़ तो है ही। 52 करोड़ में 51 करोड़ को छोड़ दो, केवल 1 करोड़ ओबीसी को तैयार किया जाए और 1 करोड़ ओबीसी को लेकर के दिल्ली का संसद भवन घेर लिया जाए और ये बता दिया जाए सांसद महोदय लोग, अब अगर संसद से बाहर आना तो जाति आधारित गिनती का फैसला करके बाहर आना, और अगर बगैर किए बाहर आए तो बाहर हम लोग बैठे हैं, क्या करना है वो हम लोग कैसे स्वागत करना वो देखें। बाहर निकलना, फैसला करके बाहर निकलना, इसकी तैयारी चल रही है। इस आंदोलन का भविष्य उज्जवल है। आज की तारीख में ब्राह्मण खुलकर सामने आ गए। आज वामन मेश्राम साहब का विरोध ब्राह्मण खुलकर कर रहे हैं, हत्या तक करने की बात कर रहे हैं। और हमारे कुछ लोग वामन मेश्राम का विरोध ब्राह्मण कर रहे हैं, और हमारे भी कुछ लोग वामन मेश्राम का विरोध कर रहे हैं।
मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है वो काम किसका कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं या ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये जो लड़ाई है इससे बहुत ज़्यादा ये मामला आगे चला गया है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में हमको लड़ाया जा रहा है। लड़ाने वाला अलग है, लड़ने वाले हम हैं। लड़ाने वाला दूसरा है, लड़ने वाले हम हैं। लड़ने वालों का फायदा नहीं होता कभी, लड़ाने वालों का फायदा हो रहा है। इसलिए इस बात को समझना है, SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर के इस देश में इंसाफ कायम करना। देखिए हम किसान हैं, अन्याय के पक्षधर नहीं है। हमारे घर में जब पहले फसल बेची जाती थी तौल कर गेहूं, तो कैसे बेचा जाता था? पहले तौल देते थे, फिर क्या कहते थे हमारे बाबा, अच्छा और दे दो। और क्यों दे दो? अन्याय नहीं होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा बहुत तराजू में अगर कोई इधर उधर भी हो, ऐसे तो हर तराजू ज्यादा ही दिया जाता था, इसके बावजूद भी और दिया जाता था, क्योंकि हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते, किसी का हक हिस्सा खाना नहीं चाहते। तो ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्रों में देने का काम करो। तो ये इंसाफ की लड़ाई है और इस इंसाफ की लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके